हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एराइल हैलाइड्स। पहले मैंने एल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था, SN1 SN2 SNI रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन डिस्कस की थी एल्काइल हैलाइड्स की। तो आज से हम डिस्कस करेंगे एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं कि आपके पास कोई बेंजीन रिंग होगी, और अगर उसके पास ऊपर Cl Vr क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इस तरह के हेलोजन ग्रुप लगे होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड्स या एरीन्स। तो एराइल हैलाइड्स में क्या है, फर्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड में एराइल एंड एरा एल्काइल हैलाइड्स। तो एरा एल्काइल हैलाइड्स हुए कि अगर बेंजीन है और उसके ऊपर एक CH2 है और Cl है, जैसे बेंजाइल क्लोराइड, जैसे आप लिख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड, तो वो क्या है, एरा एल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें ये बोल रहा है कि हम जो है जो आपके एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स उनको बोलते हैं, उनको हम अल्कोहल से भी प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो एराइल हैलाइड हैं उनको हम जो आपका फिनॉल, अगर वहाँ हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, फिनॉल। कि हम फिनॉल से भी एराइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, लेकिन हम जो हैं फिनॉल से एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप फिनॉल देख सकते हैं, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है, रिजोनेंस। फिनॉल में आपका ये यहाँ पे दिखाया है कि फिनॉल के ऑक्सीजन जो OH है वहाँ लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स जो हैं वो रिजोनेंस में आते हैं। और रिजोनेंस में आने से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आता है। देयरफॉर स्ट्रॉन्गर द कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है कि जो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है जो कि सिंगल होता है इन केस ऑफ अल्कोहल, अगर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा, रेजोनेंस के आने से यहाँ पे आप देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, उसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। तो जो हमारा जो सिंगल, जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो उसमें से कार्बन ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना जो है ईजिली है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए फिनॉल से जो है हम जो है एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जो हम कहाँ से करते थे, अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इस तरह का रिजोनेंस नहीं है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है वो, उसमें अल्काइल उस केस में जो है रिजोनेंस नहीं होता है अल्कोहल के केस में। तो वहाँ से हम जो हैं हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया था कि आपका फिनॉल में डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, इसलिए हम यहाँ से आपका हेलो और जो आपका हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो हम कहाँ से करते हैं आपकी एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन? तो फर्स्ट मेथड है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, कि हम सीधे इसकी हैलोजिनेशन करते हैं कि आपके जो क्लोरो एरीन्स हैं और ब्रोमो एरीन्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। द रिएक्शन इज यूजली कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर in the absence of sunlight and in the presence of Lewis acid such as anhydrous ferric और aluminum halide as catalyst। तो इसमें हम एक ल्यूइक एसिड यूज़ करते हैं। लुईस एसिड क्या क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। लुईस एसिड हुए हुए जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें से ये आपका जैसे ये वाला एग्जांपल लेना है कि बेंजीन की हम डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड में कर सकते हैं, और ये टेम्परेचर होगा तो आपका क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। उसके साथ बेंजीन की ब्रोमिनेशन करेंगे इसी कंडीशन में, जिसमें FeVr3 फेरिक ब्रोमाइड और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो
क्या है, लुईस एसिड बिहेव करते हैं, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है। अगर क्या हुआ, अगर रिएक्शन में हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन डालेंगे और ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो क्या बनता है आपका, दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि आपका जो क्लोरीन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपका दूसरी क्लोरीन आएगी, तो इसमें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और यहाँ बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद अगर हम टॉलिन की बात करते हैं तो टॉलिन भी में जो CH3 ग्रुप है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो टॉलिन की क्लोरीनेशन करेंगे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ऑर्थो क्लोरोटॉलिन और पैरा क्लोरोटॉलिन। तो आपने ये रिएक्शन नोट कर लेनी है। उसके बाद जो सेकंड मेथड है साइड चेन हैलोजिनेशन की। साइड चेन में हम कैसे हैलोजिनेशन करते हैं, पहले तो हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहे थे, जैसे बेंजीन है, इसकी हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहे थे, यहाँ पे साइड में कुछ नहीं था, तो अब यहाँ पे साइड में अगर साइड चेन है उसमें CH2 या बेंजाइल जैसा केस होगा, तो उसमें हम कैसे हैलोजिनेशन करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड और हेलो एराइल हैलाइड और एरा एल्काइल हैलाइड्स बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ सुटेबल हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने टॉलिन लिया, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका क्या बना, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड और एरा एल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद है इफ़ क्लोरीन इज पास फॉर ए लॉन्गर, अगर हम क्लोरीन को लॉन्गर टाइम के लिए इस रिएक्शन में पास कर जाएंगे तो क्या होगा, जो आपका बेंजाइल क्लोराइड बना है उसकी भी क्लोरीनेशन हो जाएगी, बेंजाइल क्लोराइड की फिर से क्लोरीनेशन हो जाएगी, एक्सेस ऑफ हम क्लोरीन यूज़ करेंगे, -HCl यहाँ से निकलेगा और क्या बनेगा, बेंजील डाइक्लोराइड बनेगा, फिर उसके बाद फिर से क्लोरीनेशन होगी, एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन जाएगी, या जब हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है रिएक्शन में पास करेंगे। इंस्टेड ऑफ Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2 Cl2 जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ट्रेसेस ऑफ peroxide कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ एरीन्स। तो इसमें से हम ये क्लोरीनेशन ऑफ एरीन कर सकते हैं साइड चेन, जैसे CH3 है, तो यहाँ पे CH3 पे जो क्लोरीनेशन हो रही है, बेंजाइल क्लोराइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी और HCl भी निकल रही है, तो ये रिएक्शन जो है सल्फ्यूराइल क्लोराइड की भी प्रेजेंस में भी होती है। When the side chain is larger than a methyl group, अगर इस तरह से साइड चेन होगी, यहाँ CH2 भी होगा और CH3 यानी कि एक CH2 भी इसमें आ जाएगा साइड चेन में, तो क्या होगा, आपकी जो हैलोजिनेशन होगी वो किस पे होगी, वो बेंजाइलिक कार्बन पे होगी। इस पे जो आपका बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, इस पे जो एक कार्बन है CH2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर क्लोरीन पास करेंगे तो CHCl यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, उसके बाद फिर हुआ तो यहीं पे होगा 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन। तो इस तरह से जब साइड चेन ज़्यादा होगी मीन्स CH3 के साथ एक CH2 भी आएगा, तो उस CH2 को क्या बोलते हैं हम, बेंजाइलिक कार्बन, और उसी पे ही आपकी क्या होगी, हैलोजिनेशन होगी। उसके बाद है एक और मेथड है फ्रॉम एनिलीन बाय डाइजोनियम साल्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, सैंटमी रिएक्शन, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है जो कि बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट है। जब हम हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन या डायरेक्ट हैलोजिनेशन से जो अगर किसी कंपाउंड को हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थ्रू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू उस जो आपका प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम रिएक्शन करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनता है आपका क्लोरोबेंजीन। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है। और अगर होएवर आइडोवेरियंस कैसे बनती है, आइडोबेंजीन बनाने के लिए हम रिएक्शन में क्या पास करेंगे, एक्वस पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इस केस में क्या बनता है, आइडोबेंजीन। तो ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये कहाँ से मिलता है हमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम कहाँ से मिलता है, एनिलीन से मिलता है। जब हम एनिलीन की रिएक्शन करते हैं
नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका क्या बनता है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। और आपका नाइट्रस एसिड कहाँ से आता है, ये आता है सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करते हैं हम HCl, डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं तो क्या बनता है आपका नाइट्रस एसिड। तो ये क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से आपके एराइल क्लोराइड, एराइल ब्रोमाइड, आइडो एरिन्स, तो इन सबको हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फ्लोरोवेरेंस, अगर आपने फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करनी है तो ये रिएक्शन में क्या होगा, एनिलीन से रिएक्शन करेंगे, आपका सोडियम नाइट्राइड और आपका HbF4 जो है उसके साथ टेट्राफ्लोरोबोरेट्स होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, बेंजीन डाइसोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग है। तो उसके बाद हम इसकी हीट करेंगे तो क्या आपका यहाँ से निकलता है N2+BF3, यहाँ से निकल जाते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और आपका क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। जिस रिएक्शन इज कॉल्ड वाल्स-शीमेन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन जो है वाल्स फ्लोरोबेंजीन, जिसमें हम फ्लोरो एरिन्स बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं वाल्स-शीमेन रिएक्शन। उसके बाद हमारी एक और भी रिएक्शन है जो कि सैंडमेयर रिएक्शन की जैसे ही है, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, जो आपके एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड है, उनकी हम प्रेपरेशन करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मेथड है। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन क्या है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ कोरोस्पोंडिंग हैलोजन एसिड। जैसे हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो इसमें कॉपर पाउडर यूज़ करेंगे, और HCl की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड HBr, तो आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। लेकिन इस रिएक्शन की जो लिमिटेशन ये है कि इसमें जो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट की यील्ड आती है वो 40% आती है, और जो आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है उसकी यील्ड इस रिएक्शन से ज़्यादा है। उसमें जो आपका प्रोडक्ट जो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बनेंगे थ्रू सैंडमेयर रिएक्शन, उसमें जो है 80 to 90% आपकी यील्ड आती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीज़न फॉर लोअर एक्टिविटी ऑफ एराइल एंड बिनाइल हैलाइड्स की। आपकी जो एराइल और बेनाइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम क्यों है एज़ कंपेरिजन टू एल्काइल हैलाइड। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आपने समझना है कि आपके एल्काइल हैलाइड जो है रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड और बिनाइल हैलाइड जो है कम रिएक्टिव होते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपका कार्बन और हैलोजन के बीच में जो आपका बॉन्ड है उस पे डिपेंड करता है। जैसे हमने अल्कोहल और फिनोल का केस डिस्कस किया था, उसी तरह है कि आपका कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड पे ये डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप रेजोनेंस इफेक्ट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका एराइल हैलाइड में क्या होता है, एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव क्यों है, कि इसमें जैसे क्लोरोबेंजीन है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस। तो आपने क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्लोरोबेंजीन में इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और ऐसे जो आप अगर आप सिंपल अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसमें जो है डबल बॉन्ड नहीं आता है, उसमें रेजोनेंस नहीं होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। और आपके एराइल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से जो आपका डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अल्काइल हैलाइड में जो सिंगल बॉन्ड है उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो जो आपका अल्काइल हैलाइड जो है इस वजह से जो है मोर रिएक्टिव है, और एराइल हैलाइड जो है रेजोनेंस के वजह से डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आने की वजह से कम रिएक्टिव है। तो इसमें भी ये लिखा है एज ए रिजल्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड रिक्वायर्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट इज क्लोरीन इज अटैच्ड टू कार्बन बाई ए लिटिल मोर देन ए सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो उसको ब्रेक करना इजी नहीं है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड कार्बन इज अटैच्ड टू क्लोरीन बाई ए प्योर सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन इन अल्काइल हैलाइड एंड हैंस कैन नॉट बी ईजिली ब्रोकन। तो आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसमें आ रहा है इन केस ऑफ एराइल हैलाइड, उसको ब्रेक करना ईजिली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए
आपके एराइल हैलाइड जो हैं कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेरिजन टू एल्काइल हैलाइड। तो सेकंड केस है हमारा बिनाइल हैलाइड। बिनाइल हैलाइड इस तरह से बताते हैं। तो बिनाइल हैलाइड में भी क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो ये जो आपका बिनाइल हैलाइड बीच क्या है, इसके भी जो आपका बॉन्ड बनेगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आने से इसको भी ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका बिनाइल हैलाइड भी एल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव है। Further, since aryl halides are stabilized by 5 resonance structure and vinyl halides are only by 2, तो उसमें क्या होगा, vinyl halides are little more reactive than aryl halide। तो इन दोनों में आपका vinyl और aryl में पूछेंगे, क्योंकि aryl halide जो है क्या हो रहा है उसमें 5 रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है उसमें, और vinyl halide में आपके सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर हैं रेजोनेंस के। तो आपका क्या है, vinyl halide क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम 2 मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, एक आपका बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म होगा और दूसरा आपका एलिमिनेशन एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट है आपका बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म में क्या है, जैसे हमारा जो आपका एराइल हैलाइड है तो उसकी रिएक्शन करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि अगर ये एराइल हैड है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफिल वहाँ अटैच हो जाएगा और आपके क्या बनेगा, कार्बेनाइंस बनेंगे। इसमें आपका कार्बेनाइन बनेगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और आपका इंटरमीडिएट बने कार्बेनाइन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो आपका कार्बेनाइन बनेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। इसमें क्या होगा कि अगर पहले जो आपकी कार्बन की ये वाली हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बेनाइन ये इस तरह इंटरमीडिएट बनेगा तो आपकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। एंड एरोमेटिक करेक्टर ऑफ द बेंजीन रिंग इज डिस्ट्रॉयड। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एरोमेटिक करेक्टर की बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसका जो एरोमेटिसिटी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। हैज़ ए हाई एक्टिवेशन एंड हैंस द रेट डिटर्मिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो क्या होगा, ये वाला इस तरह से अटैक करेगा, यहाँ पे निकलेगा कार्बोनाइन बनेगा। कार्बोनाइन जो है इसमें क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। देखो आप देख सकते हैं पहले ऑर्थो पे था, फिर पैरा पे था, उसके बाद ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, द इंटरमीडिएट कार्बोनाइन लूजेस एन हैलाइड टू गिव द प्रोडक्ट इन विच एरोमेटिक करेक्टर इज रिसॉर्टेड। तो सेकंड में क्या है, ये निकल जाएगा और आपका जो है इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और आपका जो बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी जो इसमें चली गई थी वो दोबारा से आ जाएगी। तो ये तो है बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म की, इस तरह से आपका मैकेनिज्म होगा। तो इसमें हम रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपका न्यूक्लियो जैसे बॉन्ड शिफ्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो जो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट उसमें बना था, अगर जो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतना क्या होगा, आपका एराइल हैलाइड स्टेबल होगा। तो इसमें क्या है कि evidently greater the stability of the carbanion, greater is the ease of its formation and hence more reactive is the aryl halide। ठीक है, क्योंकि आपके न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनाइन बनता है। तो वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो कार्बेनाइन, उतना वो एराइल हैलाइड जो है स्टेबल होगा। तो कैसे, जैसे आप हम एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे ये कार्बेनाइन है 1 2 3, ये सेकंड है जिसमें आपका ये वाला ग्रुप लगा है नाइट्रो जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और आपका मिथॉक्सी जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो इसमें क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, इसमें क्या होगा, जैसे आपका ये कार्बेनाइन बन रहा है, कार्बेनाइन जैसे आप NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें कार्बेनाइन बनने, जैसे इस स्ट्रक्चर में कार्बेनाइन बन रहा है तो नेगेटिव चार्ज, तो इसमें कि जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स होगा
तो क्या होगा, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और इसमें क्या होगा, इस कार्बोनाइन के यहाँ से अगर NO2 का स्ट्रक्चर देते हैं तो उसमें क्या होता है, रेजोनेंस, मीन्स यहाँ पर NO2 के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है, इन सेकंड स्ट्रक्चर में डिस्पर्शन ऑफ चार्ज हो रहा है। तो ये लिखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप इन कार्बोनाइन 2 टेंड टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज बाय -R एंड -I इफेक्ट। तो इसमें रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों होने हैं, और जो नेगेटिव चार्ज रिंग में बन रहा है उसको डिस्पर्स कर रहा है। तो ये वाला जो आपका सेकंड वाला है जिसमें नाइट्रो ग्रुप लगा है विड्रॉइंग ग्रुप, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि जो आपका फर्स्ट और थर्ड में तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने से क्या होगा, ये जो है आपका चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो डिस्पर्स नहीं होगा, इंटेंसीफाई होगा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होगा, रिंग पे चार्ज बढ़ेगा और कार्बोनाइन जो है स्टेबल नहीं होगा। तो आपका थर्ड और पहले में कोई भी इस तरह से ग्रुप नहीं है, तो इसके बाद पहले होगा और लास्ट में आपका जो होगा थर्ड। तो इस तरह से ये एराइल हैलाइड की स्टेबिलिटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर हमारे पास जैसे क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड जैसे क्लोरीन है और उसमें NO2 ग्रुप लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है और मेटा पे है। तो कौन सा जो है सबसे फास्ट होगा, ऑर्थो, पैरा या मेटा? तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बना, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बना, OH ने जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैच हो गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, और उसके बाद इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में चला गया। नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में चले जाने से वो स्टेबल हुआ। सेकंड पैरा पोजीशन में भी क्या हुआ, पैरा पोजीशन में भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें ये हैं, और पेटा पोजीशन में भी आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस तरह बना। तो इस केस में क्या होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में क्या हो रहा है, जो आपका कार्बन, जैसे यहाँ का ये कार्बन है, इस पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर 1A और यहाँ पे स्ट्रक्चर 2B, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जिस पे कार्बोनाइन है, उसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी इन दोनों केसों में जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इन दो केस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने से क्या हो रहा है, ये जो वाले हैं जो रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो डिस्पर्स हो रहा है, वो रेजोनेंस में जा रहा है, डिस्पर्शन और नेगेटिव चार्ज हो रहा है इसमें 2B और 1A में। देखिए यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे मूव हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर हुए, मीन्स रेजोनेंस जो है एक्सटेंड हो रहा है, डिस्पर्शन और नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो ये वाला केस जो ऑर्थो एंड पैरा है वो मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू मेटा, जिसमें इस तरह का कोई भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो मेटा जो है, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो है कम स्टेबल है, जबकि आपके ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो है मोर स्टेबल हैं। उसके बाद है लास्ट मैकेनिज्म वो है एलिमिनेशन, एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। जैसे हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, लेकिन ये इसमें क्या होता है आपने ध्यान देना है कि वी हैव डिस्कस्ड अबव द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन with respect to the halogen activates the aryl halide towards bimolecular nucleophilic substitution reaction। तो आपने अभी पहले डिस्कस किया था कि आपका नाइट्रो ग्रुप अगर आपका ऑर्थो पे लगा होगा, पैरा पे लगा होगा और साथ में क्लोरीन लगे हैं, तो वो क्या करता है, एक्टिवेट्स करता है उस एराइल हैलाइड को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपकी रिंग में क्लोरोबेंजीन है, जैसे क्लोरीन के रिंग में आपका नाइट्रो ग्रुप भी लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, तो क्या करता है उसको एक्टिवेट करता है, उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता है और उसमें क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फास्ट होती है। लेकिन अगर ऐसा केस आए जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगा हो और पैरा पोजीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा,
In the absence of such activating group, aryl halides can still be made to undergo nucleophilic substitution reaction, but only in the presence of strong nucleophiles such as soda-amide in liquid ammonia. Soda-amide means NaNH2 in liquid ammonia. For example, when chlorobenzene is treated with NaNH2 in liquid ammonia at 196 Kelvin, aniline is formed. तो ऐसा केस जिसमें जो है आपके साइड चेन में NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगे हों, तो उस केस में जो आपकी जो रिएक्शन होगी वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ये NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें यूज़ होगा और आपका क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन से क्या बनेगा, एनिलीन। तो इसमें तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन के जो मैकेनिज्म जो है दो स्टेप है, एक एलिमिनेशन स्टेप है और एक एडिशन। इन एलिमिनेशन स्टेप द अमाइडाइन, जो अमाइडाइन क्या होता है, NH2 नेगेटिव होता है, वो बिहेव करता है एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल abstract a proton to form a carbanion which then loses the halide ion to form the benzene। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें बेंजाइन बनता है इस तरह से है, जैसे ये आपका एराइल हैलाइड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है स्ट्रॉन्ग बेस है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, ये वाला बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक कार्बोनाइन बना प्लस अमोनिया निकला क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक NH2। उसके बाद क्या हुआ, ये हैलोजन निकल जाता है और ये कार्बोनाइन अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड को दे देता है, तो क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बेंजाइन। तो ये क्या है, एलिमिनेशन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप में क्या होता है, आपका जो है एमाइड जो है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, कार्बोनाइन बनता है, कार्बोनाइन जो है फिर उसके बाद आपका हैलोजन निकल जाता है और क्या बन जाता है, बेंजाइन। तो ये क्या है, एलिमिनेशन स्टेप। उसके बाद क्या है, एडिशन स्टेप। तो एडिशन स्टेप में क्या होगा, इन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द अमाइड आयन अकर्स ऑन द बेंजाइन इंटरमीडिएट forming a carbanion which in turn abstract a proton from ammonia to yield substitution product। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे कार्बोनाइन बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अमोनिया जो रिएक्शन में निकला है, अमोनिया जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ आ जाएगा, जो कार्बोनाइन जो है यहाँ से अमोनिया से हाइड्रोजन ले लेगा और ये यहाँ से क्या है, NH2 नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, ये आपका NH2 इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, NH2 नेगेटिव की फॉर्म में निकला और H पॉजिटिव जो था वो एक कार्बोनाइन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, एनिलीन। तो इसमें क्या, ये क्या है, एडिशन स्टेप। तो आपका जो बेंजाइन मैकेनिज्म है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, उसमें हमारे जो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो उस केस में जो है वो ईजिली हो जाती है। लेकिन अगर कोई एराइल हैलाइड है जिसके साथ जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हों, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, वो जाएगा बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। उसमें दो स्टेप हैं, एक एलिमिनेशन स्टेप है, एलिमिनेशन स्टेप और एडिशन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप में आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है और एडिशन स्टेप में फिर फाइनली क्या बन जाता है, आपका एनिलीन। एविडेंस इन स्पॉट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, जिसकी स्पॉट में क्या एविडेंस है, एराइल हैलाइड विच डू नॉट हैव ए हाइड्रोजन ऑर्थो टू द हैलोजन एटम डू नॉट रिएक्ट अंडर सिमिलर कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, तो ऑर्थो टू द हैलोजन, यहाँ पे आपके हैलोजन होने जो आपके हाइड्रोजन होना जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल 2-bromo-3 मिथाइल एनिसोल डज नॉट रिएक्ट at all since the benzene intermediate cannot be formed due to the presence of hydrogen atom at ortho position with respect to Br। तो यहाँ पे ये वाले ग्रुप लग चुके हैं, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, तो इस केस में जो है ये रिएक्शन नहीं होगी। तो एविडेंस है कि अगर हम इस तरह का कंपाउंड लेंगे और देखेंगे वो इस रिएक्शन कंडीशन में डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस हाइड्रोजन का क्या रोल है। तो ये है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। उसके बाद आइसोटोप इफेक्ट, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ड्यूटेरियम से, तो क्या होता है, क्या होगा कि ऑर्थो ड्यूटेरो ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट
एट ए स्लोअर रेट देन ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन ड्यूटेरियम जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना और भी डिफिकल्ट है देन दैट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है जब हम यहाँ पे ड्यूटेरियम को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो स्लो होता है। उसके बाद ट्रेसर स्टडीज़ से हम क्या बताते हैं? व्हेन लेवल्ड क्लोरोबेंजीन इन विच क्लोरीन इज अटैच्ड टू इस कार्बन 14 आइसोटोप मार्क्ड एज स्टार C star, it is treated with NaNH2 and liquid ammonia. Two types of anilines is found. One in which the NH2 group was linked to carbon 14 labeled carbon, while the other in which the NH2 is present on the carbon ortho to the labeled carbon as shown below. तो इसमें क्या होगा? जैसे हमने ये इस तरह से आइसोटोप लिया, उसकी हमने रिएक्शन की NH2 नेगेटिव और अमोनिया, तो इस तरह से यहाँ बना बेंजाइन। उसके बाद सेम कंडीशन, तो इस तरह से आपका एक तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 14 कार्बन एनिलीन जो आपका, और एक तो सिंपल है सेकंड 14 कार्बन एनिलीन 53 यहाँ पे, यहाँ इसमें जो आपका लेबल यहाँ पे है और इस केस में यहाँ पे है। तो ये क्या है? ये एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। तो आपने ये एविडेंस याद रखना है कि अगर यहाँ पे ब्रोमीन की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई और ग्रुप लगा होगा तो ये रिएक्शन नहीं होता है। अगर हम हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी रिएक्शन जो है ईजिली नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स। इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तो आपको वैसे भी पता है कि विनाइल, एराइल और अल्काइल, इनमें जो है जो रिएक्टिविटी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? अल्काइल हैलाइड जो है मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू विनाइल एज़ कम्पेयर टू एराइल, और आपका विनाइल जो है मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एराइल हैलाइड। तो इसमें बीच में आता है आपका एलाइल और अल्काइल और बेंजाइल। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सा स्टेबल होगा। लाइक अल्काइल हैलाइड्स, द हैलोजन एटम इन एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड इज आल्सो अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड carbon. Therefore, allyl and benzyl halide should be at least as reactive as alkyl halide. Actually, it has been found that benzyl halides are more reactive than allyl halides, and both are more reactive than primary alkyl halide, with the only difference that whereas primary alkyl halide always react by SN2 mechanism, एलाइल हैलाइड्स रिएक्ट बाय SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो आपका जो एलाइल हैलाइड है वो SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करता है। तो ये वाला जो क्या होगा, एक तो आपका बेंजाइल जो है सबसे मोर रिएक्टिव होगा, उसके बाद एलाइल, तो अपनी ऑर्डर याद रखना है, फिर अल्काइल, फिर विनाइल और फिर एराइल हैलाइड। तो ये वाला ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है कि रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल एंड एराइल। तो इसमें आपने बताना है बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर अल्काइल, फिर विनाइल, फिर एराइल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।